गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू तेजू एंड रुद्र चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 हिंदी का सैम्पल पेपर। ये अर्धवार्षिक परीक्षा पक्ष पत्र है, मतलब हमारा ये हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर है। ये 2025 लेटेस्ट ही है। इसमें पेज 8 पेज का है। आप लोग के पास इसे करने का 2 घंटे 30 मिनट का समय भी मिलता है और ये 60 मार्क्स का है। और हमारा पहला रहता है 5 मार्क्स का अपठित गद्यांश। अच्छा, आई होप आपने इस वीडियो को देखने पहले बहुत सारा रिवीजन कर लिया होगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आए हो रहे होंगे। तो इसका अच्छे से आप रिवाइज करने से सारे क्वेश्चन होपफुली आ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। प्रश्न एक है लिखित निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर लिखें। इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, उसके उत्तर लिखने, तो हम इसे पढ़ेंगे और अच्छे से उसके उत्तर। संत कबीर ने ठीक ही कहा था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब क्योंकि समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। जो संत कवि थे जो भी संत कवि थे, ये सपोज कोई संत कबीर है, उन्होंने हम सबको कहा है, ये हम सब हैं यहाँ पे, उन्होंने बोला है, मैं बैठे हैं, तो उन्होंने सही कहा है कि कल करे सो आज कर, मतलब कल का काम अभी करो, और आज करे सो अब, आज का काम अभी कर लो, क्योंकि समय कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय कभी भी किसी का वेट नहीं करता। दिस इज इम्पोर्टेंट। जो व्यक्ति आज का काम बाद के लिए टाल देता है, वह बाद में पछताता ही रह जाता है। जो व्यक्ति जो भी व्यक्ति आज का काम टाल देता है कि मैं कल कर लूँगा, वो डाल देता है, वो बाद में बहुत पछताता है, उसे बहुत संकट आते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का मूल्य जानते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति समय का मूल्य जानते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं, जिनमें अकल होती है, वो समय का मूल्य जानते हैं। वे अपने सभी कार्य समय पर करते हैं। वो अपने सभी कार्य, जितने भी उनके कार्य हैं, काम है, वो अपने सारे समय पर ही करते हैं और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, और वो सफलता की ओर जाते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना और ओर जाना। आलसी और मूर्ख व्यक्ति कल की प्रतीक्षा करते रहते हैं, पर उनका कल कभी नहीं आता। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो आलसी होते हैं, जो पड़े रहते हैं बिस्तर पर, कि वो व्यक्ति उनकी कल की प्रतीक्षा में कल कर लूँगा, उनका कल कभी नहीं आता। समय मुट्ठी में बंद रेत की तरह होते हैं। जिस जीतना पकड़ो उतना ही हाथ से फिसलता चलता है। समय एक मुट्ठी की तरह है। मैं बंद रेत की, जैसे एक रेत है, उसे पकड़ लिया अच्छे से, वो फिसलता ही जा रहा है, उसकी तरह ही समय है। समय की परवाह न करने वाला विद्यार्थी बाद में पछताता है। जो समय की कद्र नहीं करता, परवाह नहीं करता, वो बाद में पछताता है। अतः समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। चलो प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन,
समय किसकी प्रतीक्षा करता है? व्यक्ति की। ये तो नहीं होगा हमें, क्योंकि व्यक्ति हमने पढ़ा था ऊपर की समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, अवसर की भी नहीं करता, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। क्या इसमें किसी की है? जी हाँ, तुम्हारे फर्स्ट रहेगा किसी की। नेक्स्ट, कल की कल की प्रतीक्षा कौन करता है? आलसी, मूर्ख, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ग उपयुक्त। कल की प्रतीक्षा आलसी और मूर्ख लोग करते, पर ये दोनों ही होते हैं, इसलिए हम उपयुक्त दोनों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने आ जाए बुद्धिमान इधर और तो बुद्धिमान आ जाए और इधर कोई और आ जाए तो आप क्या करोगे? आलसी कर दोगे या मूर्ख है जो भी, ठीक है। उपयुक्त दोनों नहीं करोगे और ना गलत हो जाएगा। इसमें ये लिखा था तो मैंने करा है। चलो नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। मूर्ख का विलोम शब्द क्या होता है? मूर्ख का होता है बुद्धिमान। ग बुद्धिमान। इसमें साहसी कर दिया जिसने भी करा है। समय की ना परवाह करने वाला, समय की न करने वाला बाद में खुश रहता है। रॉन्ग आंसर। पछताता है। हाँ, इसका ख है सही आंसर। आप लिख देंगे यहाँ पर पछताते हैं। पछताते, आप अच्छे से लिखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या रख सकते हैं हम? संत कबीर? नहीं, ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। समय का सदुपयोग ठीक है। नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति ठीक है, पर सूट नहीं, समय की बात की गई है इसमें ज़्यादातर, तो समय का सदुपयोग। अब आगे हमारा अपठित काव्यांश मतलब कविता, तो उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। अपठित काव्यांश, ये भी है 5 मार्क का, तो समझ लीजिए। निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यान से पढ़ें। इस काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है हमें, और इसे ध्यान से पढ़ के इसके उत्तर भी देना। तो पढ़ते हैं। तो बहुत अच्छी कविता लग रही है, चलो इसे पढ़ने में बहुत मजा आएगा। चलो इसे पढ़ना शुरू करते हैं। फटाफट में पेन और पेपर कॉपी निकालो, शुरू करते हैं। रिमझिम 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 सी बूंदें, रिमझिम रिमझिम रिमझिम, चलो शुरू करते हैं। रिमझिम 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 सी बूंदें जग के आंगन में आई, जग के आनंद में आई। रिमझिम रिमझिम सी बूंदें जग के आंगन में आई, जग के आंगन में आई, अपने लघु उज्ज्वल तन में कितनी सुंदरता लाई। मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया। इस हरी भरी संध्या ने हमको उमंग बनाया। हमको उमंग बनाया। सूखी सर्दियों ने फिर सुंदर नवजीवन पाया। मतलब इसमें बताया गया रिमझिम के बारे में, ये बारिश के बारे में। रिमझिम रिमझिम सी बूंदें जग के आंगन में आई, मतलब जो रिमझिम रिमझिम बूंदें हैं वो जग में धरती पर गिरी, अपने लघु उज्ज्वल तन में कितनी सुंदरता लाई। मतलब अपनी धरती में कितनी सुंदर हरी भरी घास आ गई। कितनी मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया। मेघों ने गरज गरज कर, बहुत ज़्यादा गरज गरज कर एक संगीत सुनाया सुंदर सा। इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्नत बनाया। इस हरी भरी संध्या ने हमारा मन ललचाया। सूखी सरिताओं ने
फिर सुंदर नवजीवन पाया, सूखे सूखे पेड़ों ने फिर से अपना एक जीवन पाया। चलो हम कविता में किस ऋतु की बात की गई है? शरद ऋतु नहीं, शरद ऋतु होता है सर्दी, सर्दी का मौसम। ग्रीष्म ऋतु गर्मी का भी मौसम नहीं है, यह है वर्षा का मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघों ने क्या सुनाया? मेघों ने संगीत सुनाया। इस कविता में संध्या संध्या शब्द के कौन सा विशेषण लिया गया है? तो देखते हैं, चलो। कहाँ है? हरी भरी, इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्मत्त बनाया। तो इसमें क्या यूज हो रहा है? हरी भरी। तो हम हरी भरी को टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी सत्रियों ने क्या पाया? सूखी सत्रियों ने नव जीवन पाया। काव्यांश के लिए ऊपर शिक्षक, सुख का संसार, वर्षा ऋतु, भगमगम, बसंत ऋतु। सुख का संसार, क्योंकि इसमें ज्यादा सुख बताया है कि बारिश होती है तो कितना सुख मिलता है पेड़ पौधे को। पठित गद्यांश हो जाता है हमारा 5 मार्क्स का। इसे भी अच्छे से करते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सावधानी उपयुक्त विकल्प चुनकर कीजिए। चलो से पढ़ते हैं। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ ही होता ही बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे ही कोई चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर, परंतु फाटक पहुंचकर उन्होंने अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर कर भारी बना दिया। वह वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप पहचान ली, जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये आंसू उस भूमि पर ही टिक गए जिस जगह गिर रहे थे, जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। और दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। वाह, कितनी अच्छी स्टोरी है। तो हम ये इस कहानी के आंसुओं का किसका मेल हो गया? बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों के आंसुओं का मेल हो गया। जहाँ घोड़े रहते हैं हाँ, तो जहाँ घोड़े रहते हैं, जहाँ घोड़े को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? उससे गौशाला नहीं। जो गायों को रखते हैं उन्हें गौशाला बोलते हैं। जहाँ गाय रहती है, पाठशाला को जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, अस्तबल, करेक्ट आंसर अस्तबल, जहाँ घोड़े को रखा जाता है। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से किसे गले से लगा लिया? खड़क सिंह को नहीं, गाय को नहीं, किसी को नहीं, सुल्तान को लगाया था। को हाँ, बाबा भारती ने किस पहर में स्नान किया था? दूसरा पहर नहीं, तीसरे पहर तो खत्म हो गया था, चौथे पहर में उन्होंने स्नान किया था। बाद में का समानार्थी शब्द गद्यांश में ढूंढ के लिखो। समानार्थी मतलब पर्यायवाची, पश्चात।
पश्चात भी मतलब बाद में होता है। चलो पठित काव्यांश आ चुका है, इसे भी पढ़ते हैं। ये जलाते चलो में से आया। चलो पढ़ते हैं। दिए गए काव्यांश को पढ़ के पूछे गए प्रश्नों का सर्वोच्च उपयुक्त विकल्प चुनकर कीजिए। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में निहित यह कि जिसके अमावस बने पूर्णमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस नहीं में घिरी आ रही अमावस निशासी। बिना 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 स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं पथ ना मिल सकेगा। इसमें जलाते चलो से आया है, तो हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। कवि जलाने की बात कर रहे हैं। बिजली की नहीं, बल्ब की नहीं, मिट्टी के दिए नहीं, स्नेह के दिए। इसका मतलब ही बता देती हूँ। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। मतलब कि इसमें दिए को स्नेह से भर, मतलब कि अच्छे लोग जो होते हैं वो जो जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। हम दिए जलाते चलो स्नेह भर भर कर, अपने प्यार से रहना सीख लो, लोग आपस में कभी झगड़े ना, तभी तो एक ना एक दिन तो धरती से अंधकार मिटेगा। भले शक्ति विद्या में है निहित वह कि जिसके अमावस बनी पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में गिरी आ रही अमावस निशासी। मतलब भले शक्ति विज्ञान, मतलब कितना भी विज्ञान आ जाए इस दुनिया में, बट अमावस पूर्णिमा बनी सी, अमावस और पूर्णिमा बनती रहेगी। मगर विश्व में आज हर दिवस कभी अमावस आकर पूर्णिमा खत्म। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाए इन्हें यो पथ ना मिल सकेगा। ये जो लाइट वाले दिए होते हैं जो जल रहे हैं, इन्हें मत जलाओ, इन्हें जलाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। चलो पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं सेकेंड से। कभी दीपक में क्या भरकर जलाने की प्रेरणा दे रहा था? स्नेह रूपी तेल डालकर। नेक्स्ट, अमावस किसका प्रतीक है? अंधकार, निशा, निराशा, सारे विकल्प सही। सारे विकल्प सही है। फोर्थ क्वेश्चन, आज कैसे दीपक चल रहे हैं? रंग बिरंगे नहीं, विद्युत नहीं, विज्ञान कोई नहीं। विद्युत। बिना स्नेह विद्युत दिए क्यों बुझाने हैं? रास्ता मुश्किल है, समय की कमी के कारण, क्योंकि पथ ना मिल सकेगा, खर्चा बढ़ जाएगा। क्योंकि पथ ना मिल सकेगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुन के लिखो। किंतु 5 प्रश्न आ गए, 5 मार्क का। इसमें सही प्रश्न ढूंढ के लिख लो। किंतु यह इच्छा पूर्ण नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? भारत माँ के साथ रहने की। वो तो उसने रह लिया था, उसे अपनी माँ की सेवा करने की थी, जीवन प्रद सेवा करने की इच्छा थी। वो बेचारे जेल में थे, इसलिए वो नहीं कर पाए। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? देश की सेवा करना। ये तो था ही। कभी किसी के प्राण ना लेना, कि कभी किसी की प्राण हानि उसके हाथों ना हो। रहीमन जिहा बावरी कहीं गई सड़क पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का भाव इसमें बताया गया है। रहीमन खा बावरी, हमारी जो जीभ होती है वो कुछ भी बोल देती है, सड़क से आसमान से लेकर जमीन तक कुछ भी बोल देती है, और अंदर ही अंदर हम बोल देते हैं। पर हमारा जूता तो जो इज्जत जो होता है वो इस पे बॉडी पे लगता है। इसमें ये बताया गया है। इसलिए भाव बताना है, सोच समझ कर बोलना चाहिए, मधुर वाणी से बोलना, धीरे धीरे बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। नीले नैनो साये अंबर, काली पुतली से ये जलदर। काली पुतली है
बारिश की बूंद नगाड़ा रटती बादल ख बादल। नेक्स्ट प्रश्न 5 रही मन देखी बड़े न को लघु न दीजिए जारी जहाँ काम आवे सुई रही मन कहा करे तलवारी। इस दोहे का भाव क्या है? इसमें बताया गया है रहीमन कह रहे हैं कि कोई बड़ी चीज़ आए तो छोटे को नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जैसे सुई जहाँ काम सुई आती है वहाँ तलवार नहीं आ सकती, जब तलवार काम आती है वहाँ सुई नहीं आ सकती। तो इसका बाद तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का महत्व सुई से ज़्यादा होता है। एक्चुअली तीनों बताते हैं, चौथा होना चाहिए था, तो अभी ख ही कर देते हैं, तो ठीक है। पाठ्य पुस्तकम आधारित प्रश्न था। आपकी पुस्तक से मैं एक प्रश्न 2 उत्तर का है और 6 आपको इनमें से कोई 6 ही करने पर मैं आपको सारे करके दिखाऊंगी। यहाँ पे 7 है। आपको आपको कौन सा खेल आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों लगते हैं? इसमें पूछा गया है आपको कौन सा खिलाड़ी पसंद है सबसे ज़्यादा और क्यों पसंद है, उसके बारे में बताओ। कौन सा खिलाड़ी सबसे अच्छा लगता है वो ही बताना है। तो हम चलते हैं पीछे, वहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर तैयार कर रखे हैं। आज ये रहा हमारा पहला मुझे क्रिकेट खेल पसंद है। मुझे क्रिकेट खेल पसंद है। मतलब आप अपनी पसंद का लिखते हैं ना कि आपको जो भी पसंद हो, बट मुझे क्रिकेट पसंद है। मुझे क्रिकेट खेल पसंद है क्योंकि यह खेल बहुत मज़ेदार और रोमांचक होता है। मुझे मेजर ये आप इतना ही लिखें, दो एक ही लाइन का ऐसे इतना ही लिखें क्योंकि 2 नंबर का ही है। मुझे मेजर ध्यानचंद पसंद है क्योंकि लोग उन्हें हॉकी का जादूगर कहते थे। मतलब इसमें मैंने लिखा है कि मुझे क्रिकेट खेल पसंद है क्योंकि इसमें बहुत मज़ा भी आता है और बहुत अच्छा भी लगता है देखने में। और मैंने खिलाड़ी मुझे पसंद है मेजर ध्यानचंद क्योंकि उन्हें लोग हॉकी का जादूगर बोलते थे। इतना से ही लिखिए ताकि आपको, क्योंकि 2 नंबर का ही। चलो हम वापस चलते हैं अपने उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बारिश बारिश की पहली हमारा फर्स्ट का आंसर हमने कर लिया है। 2 का करते हैं। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? इसने पूछा है कि जो बारिश की पहली बूंद जो होती है उससे कैसे प्रकट होता है हर्ष। तो चलो चलते हैं वापस। ये इसके नीचे अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? ये था प्रश्न। बारिश की पहली बूंद से धरती की चीर प्यास बुझ जाती है। मतलब कि जो धरती सूखी होती है वो थोड़ी गीली हो जाती है, वेट हो जाती है, तो उसका उसका सूखापन दूर हो जाता है। वो सूखी हुई तो उसका सूखापन दूर हो जाता है। जैसे हम पानी पी हम बहुत सूख रहा है, उसमें जब पानी डालते तो हमारा सूखापन दूर हो जाता है ना, वैसे धरती की प्रसन्नता हरी भरी घास के माध्यम से प्रकट होती है। धरती की प्रसन्नता है वो हरी भरी घास से प्रकट हो रही है। उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको समझ आ जाए। अगर आपको मैम ने नहीं कराया तो उसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको आसानी होगी। अरे हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड भी हो गया, थर्ड करते हैं। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया और क्यों लिया? बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया ये बताना, क्यों लिया। चलो देखते हैं। इसमें इसे पूरा नहीं लिखने का, चलो हम कर लेते हैं। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से ये घटना किसी को ना बताने का वचन दिया। इसमें नहीं लिखा, जैसे मैंने लिया का
बताने का वचन नहीं लिया क्योंकि क्योंकि वन क्योंकि लोगों पे से गरीबों का लोगों पे से पर से पे नहीं आएगा पर से गरीबों के लिए के लिए विश्वास 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 स आएगा श कर लीजिए विश्वास हट जाएगा। चल हाँ भारती ने डाकू खड़क सिंह से यह वचन लिया था कि ये घटना किसी को न बताना वर, ये घटना किसी को ना बताना यह वचन लिया था क्योंकि वरना लोगों पे सिर्फ गरीबों के लिए विश्वास हट जाएगा। ये है इसका आंसर। आपको अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप समझ लीजिए कि आपकी कॉपी लिखवाया तो उसमें से आप लीजिए। नेक्स्ट हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। इसमें हमसे पूछा है कि जो बिस्मिल की माँ है वो हम कैसे कह सकते हैं वो स्वतंत्र विचारों वाली थी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। क्या पूछ जाते हैं हम या चलाते चलो कविता आशा और उत्साह जगाती है। ये जलाते चलो कविता वो आशा उत्साह जगाती है इसमें यह आशा की गई है कि मानव अपने जीवन में ज्ञान और प्रेम का दीपक जलाकर बुराई और निराशा के अंधकार को दूर करेगा ताकि विश्व का अभी इतनी बताते हैं यहाँ तक दूर करेगा। तक बताती हूँ कि इसमें ये आशा की गई है कि मानव जीवन में ज्ञान और प्रेम मतलब ये जो कविता है इसमें होता है मानव जो है वो जीवन में ज्ञान प्रेम का दीपक जला के जो है वो बुराई को दूर कर सकता है ताकि विश्व का एक सेकेंड हाँ ताकि विश्व का कल्याण हो सके और एक सुंदर भविष्य का नींव रखी जा सके। मतलब इसमें जो पहले वाले में बताया था उसके जो विश्व ताकि हमारे विश्व का कल्याण हो और सुंदर भविष्य बने हमारे आगे वाली पीढ़ी है वो नींव रखे जा सके भविष्य उनका अच्छा हो। इसीलिए यह आशा इसीलिए की गई है क्योंकि मानव इतिहास ने दिखाया है कि प्रेम सद्भावना और महापुरुषों ने बताए रास्ते पर चलकर कठिन से कठिन चुनौतियां पर विजय प्राप्त की जा सकती है और मानव कल्याण संभव है।
कि इसमें बताया गया है कि फ्रेंड से यहाँ तक कि हमें जो है सो इसमें बताया गया है, जो हम पढ़ रहे थे ये वाला क्वेश्चन जो थोड़ा ऊपर जाते हैं, इसे बताती हूँ मैं आपको। जो जलाते चलो, ये जो कविता है इसमें ये आशा बताई गई है कि मानो जो वो ज्ञान ज्ञान प्रेम और अंधकार दीपक जलाकर बुराई का विनाश करता है और अंधकार का को दूर करता है, ताकि ताकि विश्व में कल्याण हो जाए, हमारी जो नई पीढ़ियाँ आएंगी उसमें अच्छी नींव आए। और इसलिए हम ये आशा की गई है कि इतिहास में दिखाया गया प्रेम, जो इतिहास में प्रेम सद्भावना हमारे खुश के भले रास्ते पर हम चल सकें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ऊपर। चलो हम आ चुके हैं अपने पेज पर, इस करते हैं ऊपर। चलो से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने ज़्यादा क्वेश्चन भी कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, बताइए। पहले जो पूछा गया कि आपको कौन सी ऋतु मतलब कौन सा मौसम पसंद है आपको और क्यों पसंद है। तो देखते हैं आंसर। एक सेकेंड प्लीज। हाँ, तो मेरा प्रिय ऋतु, मेरी प्रिय ऋतु, आप अपनी ऋतु लिखिए, पर मेरी प्रिय ऋतु तो ऋतु वर्षा ऋतु है। मेरी प्रिय ऋतु वर्षा ऋतु है, क्योंकि इस ऋतु में मौसम बेहद सुहाना होता है। सुहाना होता है। इस ऋतु में ना तो बेहद गर्मी होती है न, और ना ही बहुत ठंड होती है। चारों तरफ पानी का रिमझिम बौछार मन को पुलकित करती है। इसका मतलब है कि मेरा प्रिय मौसम बारिश का मौसम है, क्योंकि उसमें उस ऋतु में बेहद गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ना बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती। उस मौसम में चारों तरफ पानी की बौछारें ही बौछारें होती है, मन को वो बहुत अच्छा कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, ये वाला भी हमारा हो गया है। अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। कहानी हार की जीत में कौन हार कर भी जीत गया और कैसे। इससे पूछा गया कहानी हार की जीत में कौन हार कर भी जीत गया और कैसे जीता। तो देखिए, आपका हार की जीत में शायद 24 पर चलते हैं मुझे। कहानी हार की जीत और दूसरे, तो ये रहा। इस कहानी का शीर्षक हार की जीत है। कहानी में कौन हार की जीत गया। हाँ, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत है। कहानी में बाबा भारती हार कर भी जीत गए, क्योंकि इसको आप छोड़ दो, इसका बयान कर देती हूँ मैं, सबको समझ ये गलत थोड़ा बीच का ऐसा है कि इस कहानी का शीर्षक है हार की जीत। इस कहानी में बाबा भारती हार के भी जीत गए, क्योंकि उस दिन खड़क सिंह ने बाबा भारती से घोड़ा छीन लिया था। क्योंकि उस दिन खड़क सिंह ने बाबा भारती से घोड़ा छीन लिया था, तब बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि यह बात किसी को नाम मत बताना। इस बात को सुनकर खड़क सिंह को पछतावा हुआ और खड़क सिंह उस रात आकर घोड़ा अस्तबल में छोड़ गया। ऐसे बाबा भारती हार के भी जीत गए। आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सारे मेरे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे अच्छे से। समझ आ रहे हैं तो अगर नहीं समझ आए तो फिर से बैक करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आई थिंक हमारा क्वेश्चन छूट गया, वो हम लास्ट में करेंगे। आई थिंक हमारा ये स्वतंत्र विचारों वाला छूट गया है, वो हम कर लेंगे। हमें डायरेक्ट ये करनी है। कैसे करते हैं अभी, तो जब हम जब तैयार करें
तरुआ फल नहीं खाते। सरवर क्वेश्चन पढ़िए। तरुअर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सती ही सुजान। इस दोहे में बताया गया तरुअर फल नहीं खाते, जब पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरवर नहीं पियहि न पान, नदी अपना पानी नहीं पीती, वैसे ही जो अच्छे लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति दूसरों को देते हैं। तो क्वेश्चन पता है, इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति हमें क्या क्या सीख देती है? अच्छा, तो तुम्हें बताना है कि इस दोहे में प्रकृति माध्यम से हमें क्या मानवीय गुण मिलते हैं और वो प्रकृति में क्या सिखाती है, ये हमें करना है। तो हम चलते हैं। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से परोपकार तथा विनम्रता जैसे मानवीय गुणों की बात की गई है। प्रकृति हमें जीवन की क्षणभंगुरता की भी सीख देती है। फूल खिलते तो हैं पर शीघ्र ही मुरझा जाते हैं। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। इस दोहे में बताया, इस दोहे के प्रकृति माध्यम से परोपकार तथा विनम्रता जैसे मानवीय गुण की बात की गई है और प्रकृति हमें जीवन में सर्वभंगुरता सिखाती है। और जैसे फूल खिलते हैं, मतलब जैसे फूल खिले और शीघ्र ही मुरझा गए, वैसे हमारी जीवन भी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो रह गया था आई थिंक वही वाला है ना बचा। सब मिलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो ये वाला रह गया था हम अभी करते हैं ये वाला। हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? चलते हैं लास्ट में। हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? राम प्रसाद बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदारों विचारों वाली थी क्योंकि वह विचारों वाली शक्त महिला थी। बिस्मिल को हर क्षेत्र में बिस्मिल को हर क्षेत्र फिर से राम प्रसाद बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली शक्त महिला थी। बिस्मिल को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती थी। शादी के अतिरिक्त वह उन्हें देशभक्ति हेतु विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने में उत्साहित करती। बिस्मिल की बहनों को भी छोटी आयु में उनकी माँ ने ही शिक्षा दिया करती थी। अपनी माँ के स्वतंत्र विचारों के कारण वह संविधानिक की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले सके और उनकी माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पवान बने। इसे बताया गया है कि वो क्यों थी कि स्वतंत्र विचार और कैसे थी। तो बताया गया राम प्रसाद बिस्मिल की माँ उदार और स्वतंत्र विचारों वाली थी क्योंकि वो बिस्मिल को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कहती थी, प्रेरित करती रहती थी, उनको शिक्षा देती थी। उन्हें शिक्षा के अतिरिक्त देश सेवा के लिए भी सम्मान कहती थी कि भाग लो, हर चीज़ में भाग लो।
उत्साहित करती थी भाग लेने के लिए। बिस्मिल की बहनों को भी उन्होंने ही शिक्षा दी थी। अपनी माँ के स्वतंत्र और उदार विचारों के कारण वो अभी उस क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले सके हैं, और उनकी भारतीय माँ को जंजीरों की गुलामी से के लिए संकल्पवान बन सके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब ये वाला है। हाँ, इसमें हमें करना है प्रश्न 7। हमारा ये वाला हो चुका है, प्रश्न हमें सामने कर लिए है। आपको इनमें से ओनली 6 करने, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिए। चलो, प्रश्न 7 निर्देशित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम इनके प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। क, अशोक एक महान राजा थे। इस वाक्य में व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा चुन के लिखें। तो जातिवाचक होगी, यहाँ पे जातिवाचक होगी, जातिवाचक व्यक्तिवाचक, ठीक है। मैं साइड में लिख रही हूँ एकदम नीचे जाकर, आप इसका आंसर कहीं और देख सकते हैं। देख सकते हैं। हाँ, इसमें इस वाक्य में जो है जातिवाचक जो है जातिवाचक मैं यहीं पे दिखा देती हूँ, आप लिख लीजिए। वैसे मैं डायरेक्ट लिख के आपको बता दूँ। हाँ, तो जो जातिवाचक है, इधर लिखूंगी मैं, ज से मतलब जातिवाचक, ओके। जो जातिवाचक है महान राजा, ठीक है। और महान राजा लिखती हैं, मतलब राजा। और व्यक्तिवाचक मतलब तो व्यक्तिवाचक है अशोक, अशोक, ओके। व्यक्तिवाचक अशोक है, जातिवाचक राजा। बिलो एक वह एक सुंदर लड़की है। वाक्य में सर्वनाम तथा विशेषण चुन के लिखे, ठीक है। इस वाक्य में हमें विशेषण चुनना है। मतलब सर्वनाम, सर्वनामी लिख देती हूँ, सर्वनाम, होगा। सर्वनाम है, क्या सर्वनाम? इसमें वह सर्वनाम है, तो हम लिख देते हैं। 2 मार्क का है तो हम एक ही लिखेंगे, वह। और विशेषण लिख के विशेषण भी लिख देते हैं, विशेषण। आप अच्छे से लिखे ऐसे कर विशेषण, विशेषण होगा सुंदर, इसका मैंने विलोम शब्द लिखना है। आशा का क्या होगा? आशा का होगा निराशा, आशा का होगा निराशा, निराशा 25 लिख देना। निराशा, आशा का होगा निराशा, स्वस्थ का होगा अस्वस्थ, अस्वस्थ, अस्वस्थ। समानार्थी शब्द बता दें।
बारिश का होगा वर्षा। चलो लिख देते हैं वर्षा या ऋतु भी वो वर्षा या वो भी होगा। एक तो वर्षा वर्षा भावत भी होगा बट हम एक ही लिखेंगे। तिमिर का होगा अंधकार, निराशा, ये सब भी होते हैं तिमिर के, हम अंधकार अंधकार। अंधकार अच्छे से लिख लीजिएगा। निम्न दिए गए वाक्यों का उपयोग स्पर्शक लगाकर पूरा करें। वाक्य पूरे करने इनमें से दो इनमें से कोई यूज करना। माता जी मुझे लखनऊ जाने का खर्चा दे दिया। माता जी ने ने दन मेरे पिताजी जलेबियाँ बहुत पसंद है। मेरे पिताजी को है ना, इसको हम टिक कर देते हैं क्योंकि हमने कर दिया को। ठीक है, नेक्स्ट दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो, वाक्य प्रयोग करो। कर, एक तो कर होता है काम करने वाला कर, काम करने वाला कर, काम करने वाला कर, काम करने वाला कर। और दूसरा कर होता है टैक्स। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दूसरा कर। दूसरा कर का होता है टैक्स। टैक्स ठीक है। और इसका वाक्य आप बना देंगे इजीली। तभी मैं बता देती हूँ, बोल देती हूँ, लिखनी मांगी। राम अपना गृह कार्य कर रहा है। टैक्स, मेरे पिताजी रोज टैक्स बैंक का टैक्स भरते हैं। इसका मुहावरा का अर्थ लिखना है। हृदय पर साथ लोटना, जलन होना, जलन होना, बाकी यहाँ लिख रही हूँ, या ईर्षा 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 होना, सब ईर्षा। इसमें वाक्य नहीं बनाया तो आप वाक्य नहीं बनाएंगे। पुस्तकालय में पत्र लेखन आ गया। पुस्तकालय में हिंदी पुस्तक बनवाने के लिए आचार्य महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें एक प्रार्थना पत्र लिखना है। बुक मंगवाने के लिए आपको बता देती हूँ, कुछ इस टाइप से लिखा जाता है। सेवा में पहले सेवा में लिखते हैं, आप खुद लिख लीजिए। सेवा में फिर प्रधानाचार्य, उसके बाद अपना स्कूल का नाम, एड्रेस सब लिख देंगे, स्कूल का एड्रेस और अपना डेट लिख लेंगे। उसके बाद महोदय विषय लिखेंगे, फिर महोदय लिखकर अपनी बात कहेंगे। उसके बाद बात कहने के बाद उसे बंद कर देंगे। अगर वो है तो उसके लिए एक अध्याय करके भी लिखेंगे, आपको इतने दिन की प्रॉब्लम है। फिर धन्यवाद आपके अधिकारी छात्र, अपना नाम क्लास वर्ग ऐसे करके लिखना होता है। ठीक है, अब अनुच्छेद लेखन करते हैं। आप इस पे खुद कर लेंगे बाय ओन। अनुच्छेद लेखन निम्नलिखित किसी एक विषय पर 50 शब्द का अनुच्छेद लिखिए। हम सब पे लिखेंगे। पहले हम मेरी माँ पे करते हैं। चलते हैं नीचे एकदम। चलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ पे, खेल का महत्व है ये तो
मातृभूमि ये रहा माँ, मेरी माँ पर इसमें अनुच्छेद कर देते हैं, इसमें विभक्त कर रखा है। देखते हैं इस पर, इसको काट करके सेम कलर है ऊपर में ब्लैक ले निबंध नहीं है हमारा, अनुच्छेद अनुच्छेद अनुच्छेद। ओके, चलो करते हैं। मेरी माँ पे अनुच्छेद, हाईलाइटर निकाल लें अपना सब, जो भी अच्छे से रेडी हो जाए पढ़ने के लिए। पढ़ते हैं। माता प्रेम, दया और बलिदान का प्रतीक होती है। वह बराबर अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं। वह बच्चों के लिए कोई भी त्याग कर सकती हैं। जब मैं अपनी माँ के बारे में सोचता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि मेरी माँ एक आदर्श माँ है। इसमें आपको साथ में मीनिंग बता देती हूँ। मेरी माता प्रेम, दया, बलिदान का प्रतीक होती है। माता जो होती है प्रेम, दया, बलिदान का प्रतीक होती हैं। वह बराबर अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। ऐसे करके बताया गया, तो हम आगे पढ़ते हैं। मेरी माँ एक धार्मिक महिला है। उसे बहुत शिक्षा नहीं मिली है, लेकिन उस संस्कारी बातों का बहुत अनुभव है। वह घर के कामों में बहुत रुचि लेती है। वह हम लोगों से बहुत प्रेम करती है। वह मुझे एक भाई और एक बहन है। मुझे एक भाई और बहन है, एक है। वह हम सबको एक तरह प्यार करती है। वह बराबर हमारे आराम का ख्याल करती है। वह अपने आराम की परवाह नहीं करती। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो वह उसकी सेवा दिन रात करती है। वह भोजन करना भी भूल जाती है और रात भर जगी रहती है। ये हमारा मेरी माँ का अनुच्छेद है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड हम लोग चलते हैं ऊपर नेक्स्ट अनुच्छेद। हमने मेरी माँ पे कर लिया, अब हम करेंगे। हमने मेरी माँ पे कर, एक सेकेंड कर दिया। हमने मेरी माँ पे कर दिया। अब हम करेंगे मातृभूमि पर। चलते हैं वापस मातृभूमि। ये रही मातृभूमि पर निबंध लिखा है। रुको मैं भी चेंज करता हूँ, इसे देते हैं ब्लैक और लेते हैं पेंसिल। तो मातृभूमि जो ठीक है, ये तो ठीक है। हमें निबंध कैंसिल करना है, हमें हमारे अनुच्छेद डन। वापस से मैं जाती हूँ और लिख देती हूँ इसे कट कर निबंध कट कर दिया। जैसे हटा रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ अनुच्छेद। अच्छे से नहीं लिखा, ठीक है। अनुच्छेद आप अच्छे से कर लें, अच्छे से पढ़ते हैं। अनुच्छेद हर मानव, अरे 2 में सॉरी गलत चीज होती है ना, सॉरी 2 मिनट प्लीज, मे बी टाइम कलर। हर मानव अपनी मातृभूमि से अत्यधिक प्यार करता है। इसने हम प्यार करता है। इसने हमें जन्म दिया। जिस तरह एक माँ अपने बेटे को कष्ट में रखकर अपने बच्चों को भी सब प्रकार से सुख पहुँचाने की चेष्टा करती है, उस प्रकार मातृभूमि में अपनी अन्न जल से हमारा पालन पोषण करती है। यह हमारे लिए माँ के समान है। कहा भी गया है कि जननी और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है।
ये हमारा इस पे हो गया। आप करना है तो इस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, कि ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक है, ये आपका हो गया हमारा मातृभूमि का भी दर, मातृभूमि पर अनुच्छेद। नेक्स्ट क्या, चलो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा खेल का महत्व, वो भी हम कर लेते हैं, फिर आप जाकर ये रहा हमारा खेल का महत्व, इसे पढ़ते हैं। चलो तो पास कर लीजिए। अब ये जिसे छोटा लिखे कृपया, ये थोड़ा बड़ा है, पर चलो करते हैं इसे। खेल का महत्व, इस पर मैं अक्षरित लिखा है, पढ़ो लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। यह कहावत आज निराधार हो गई है। माता पिता आज जान गए हैं कि बच्चों के मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास भी होना चाहिए। जो बच्चा केवल पढ़ना ही पसंद करते हैं, वह खेलना नहीं देखा जाता है कि वह चिड़चिड़े आलसी या डरपोक हो जाते हैं। यहाँ वह चिड़चिड़े आलसी और डरपोक हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने रक्षा करने में असमर्थ रहते हैं। जो पढ़ने के साथ साथ खेल में भी भाग लेते हैं, वह चुस्त और आलस्य रहित होते हैं। उनकी हड्डियाँ मजबूत और चेहरा कांतिमय हो जाता है। पाचन शक्ति ठीक रहती है। नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है। शरीर वज्र की तरह हो जाता है। छात्र जीवन में केवल खेलना या पढ़ना ही नहीं रहना चाहिए, उपयुक्त उद्देश्य होना चाहिए। खेलने के समय खेलना और पढ़ने के समय पढ़ना। मनुष्य को जो पाठ शिक्षा नहीं सिखा जा पाती, वह खेल का मैदान सिखा देता है। जैसे खेल खेलते समय अनुशासन में रहना, नेता की आज्ञा पालन करना, खेल में जीत के समय उत्साह हारने तथा विरोधी के प्रति का प्रभाव न रखना, अपनी सफलता का पता लगाना पर जीत के लिए पुनर्प्रयत्न करना आदि सिखाता है। बच्चों की प्रशंसा से सही रुचि के खेल खेलने देने चाहिए। उनकी कोमल भावना को कुचलना नहीं चाहिए। उन्हें शीघ्र के लिए तैयार करना चाहिए, जिसके भविष्य में उन्हें लोगों के खेलने के लिए और यश मिले। विश्व रिकॉर्ड बनाकर अपने देश का गौरव बढ़ाइए। नेपाली वाले से पति नेल्सन ने कहा कि मेरी वजह का समय क्रॉस खेल में मैदान को है। स्कूल और कॉलेजों में खेल का नामांकन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में छात्र पहुंचा पाता। पीटी 8वीं कक्षा में दौड़ना प्रारंभ किया था उन्होंने, और अंतर्राष्ट्रीय खेलों देश का अपना गौरव बढ़ाया। ये आपका हो चुका है एक अच्छा सा खेल के महत्व पर भी हो चुका है। तो आप रेडी है एकदम पेपर देने के लिए, तो जाइए और फुल मार्क्स लाइए।